हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। आज के लेक्चर में हम कंस्ट्रक्टिविज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि कंस्ट्रक्टिविज्म एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है इंटरनेशनल रिलेशन में, और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, राइट। तो आज के डिस्कशन में हम इसे ही समझेंगे, बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं विद द लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में अगर कोई कंसेप्ट इन थ्योरीज आपको समझना है तो बिना एग्जाम्पल्स के उसे थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है। तो एग्जाम्पल से आपको एग्जैक्ट आइडिया लगेगा। ओके, तो वीडियो को डिटेल में मैं शुरू करूँ इससे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और नीचे कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर सकते हैं मुझे। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको, एंड जहाँ पर आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं मेरे साथ में। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, कंस्ट्रक्टिविज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो देखो, कंस्ट्रक्टिविज्म जब थ्योरी आती है ड्यूरिंग या आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब डेवलप होती है, इसके पहले इंटरनेशनल रिलेशन में कई सारी ट्रेडिशनल थ्योरीज थी। ट्रेडिशनल थ्योरीज जैसे कि रियलिज्म, लिबरलिज्म, इस तरीके की थ्योरीज इंटरनेशनल रिलेशन में थी। इंटरनेशनल रिलेशन में स्टेट का बिहेवियर कैसा होगा, या स्टेट आपस में इंटरैक्ट, स्टेट का मतलब यहाँ पर कंट्रीज हैं, देश हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन में जो वेरियस कंट्रीज हैं वो कैसे इंटरैक्ट करती हैं एक दूसरे से, कैसे उनका बिहेवियर क्या रहता है, ये डिफाइन किया जाता है वेरियस थ्योरीज के द्वारा इंटरनेशनल रिलेशन में। जैसे रियलिज्म में क्या बोला जाता है कि भाई इंटरनेशनल में रिलेशन में पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी देश या सभी कंट्रीज क्या चाहती हैं कि उनकी पावर मैक्सिमाइज हो, उनके नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जाए। इसके लिए वो इस चीज को ध्यान में रखकर वो इंटरैक्ट करती हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। वहीं पर लिबरल पर्सपेक्टिव क्या कहता है इंटरनेशनल रिलेशन में कि पावर पॉलिटिक्स ही सब कुछ नहीं होता, नेशनल इंटरेस्ट ही सब कुछ नहीं होता। इंटरनेशनल रिलेशन में आपको कोऑपरेशन भी देखने को मिलेगा, जहां पर जो ये डिफरेंट कंट्रीज हैं ये इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए आपस में कोऑपरेट करती हैं, आपस में कोलैबोरेट करती हैं। तो ये कुछ ट्रेडिशनल थ्योरीज थी। तो यहाँ पर आपने ट्रेडिशनल थ्योरीज में क्या चीज़ एक ऑब्जर्व करी कि यहाँ पर ये लोग मटेरियल फैक्टर्स पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वो पावर हो सकता है, वो पीस हो सकता है, वो नेशनल इंटरेस्ट हो सकता है, वो वेरियस इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। ओके, तो ये इन मटेरियल फैक्टर्स पर ज़्यादा फोकस देते हैं। जबकि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज हैं ये कहेंगे कि इन मटेरियल फैक्टर्स जैसे कि पावर, नेशनल इंटरेस्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इनके अलावा आइडियाज, नॉर्म्स, कल्चरल वैल्यूज, सोशल जो इंटरैक्शंस हैं ये भी स्टेट्स के बिहेवियर या कंट्रीज के बिहेवियर को शेप करने पे हेल्प करती हैं। ओके, तो कंस्ट्रक्टिविज्म एक ऐसा थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है इंटरनेशनल रिलेशन में जो ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव्स जैसे कि रियलिज्म एंड लिबरलिज्म को चैलेंज करता है और कहता है कि भाई आप मटेरियल रियलिटी से बाहर आइए, मटेरियल रियलिटी के बियॉन्ड जाकर देखो, जहां पर आइडियाज, नॉर्म्स, कल्चरल वैल्यूज, आइडेंटिटी, ये सारी चीज़ें भी जो वेरियस कंट्रीज हैं इनके बिहेवियर को शेप करती हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन में जो थ्योरीज डेवलप की जा रही हैं वो सिर्फ मटेरियल फैक्टर्स के आधार पर ना हो, उसके बियॉन्ड एक रियलिटी एग्जिस्ट करती है, उसको भी कंसीडर करके थ्योरीज डेवलप की जाए। समझ में आया कि बेसिक मीनिंग क्या है कंस्ट्रक्टिविज्म में। देखो, कंस्ट्रक्टिविज्म में आप एक बेसिक टर्म होता है कंस्ट्रक्शन। तो जो कंस्ट्रक्टिविज्म के स्कॉलर्स हैं या कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है ये कहते हैं कि जो रियलिटी है ना इंटरनेशनल रिलेशन में, इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। कंस्ट्रक्ट मतलब जैसे कि मान लीजिए एक घर हम बनाते हैं तो हम कहते हैं ना हमारे घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो घर का जब कंस्ट्रक्शन चलता है तो उसमें बहुत सारे मटेरियल्स लगते हैं ना घर बनाने को, घर कंस्ट्रक्ट करने पे। जैसे कि ईंट लगेगी आपकी, इसके बाद से सीमेंट लगेगा, इसके बाद से और भी बहुत सारे जो मटेरियल्स आते हैं वो उसमें यूटिलाइज होंगे।
गेटिंग इट। तो इसी तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन की जो थ्योरीज हैं, कंसेप्ट हैं, इनकी रियलिटी इन मटेरियल फैक्टर्स जैसे पावर, इंटरेस्ट, इनके द्वारा ही शेप नहीं होता है, बल्कि आइडेंटिटीज, आइडियाज, कल्चरल वैल्यूज, इनके द्वारा भी शेप किया जाता है। समझ में आ गया आपको? ओके तो ये है कंस्ट्रक्टिविज्म की बेसिक मीनिंग। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं अब, ओके कि कैसे कंस्ट्रक्टिविज्म इंटरनेशनल रिलेशन में काम करता है। छोटा ये बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है जो अलेक्जेंडर वेंड के द्वारा दिया गया था। अलेक्जेंडर वेंड का कहना है कि यहाँ पर ये दो एग्जाम्पल लेते हैं, एक तरफ ब्रिटिश पावर है, दूसरी तरफ आपका नॉर्थ कोरिया है। दोनों देश से आप परिचित हैं भली भांति कि नॉर्थ कोरिया की जो आइडियोलॉजी है वो क्या है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है या ब्रिटिश कंट्री है उसकी आइडियोलॉजी क्या है। अब ये अलेक्जेंडर वेंट यहाँ पर कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास 500 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जबकि नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट के पास सिर्फ 5 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, इसको इतना खतरा 500 न्यूक्लियर वेपन ऑफ द ब्रिटिश कंट्री से नहीं है जितना कि इसको न्यूक्लियर जो नॉर्थ कोरिया के 5 न्यूक्लियर वेपन से खतरा है। अब ये क्यों है? सिंपल सा लॉजिक समझो, क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, इनके सोशल इंटरेक्शन अलग अलग है। आपको पता है कि ना जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, स्पेशली ब्रिटेन जो है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इनका कोऑपरेशन रहा है। आप डिफरेंट वर्ल्ड वॉर उठाकर देख लीजिए, वहाँ पर भी तो ये कंट्रीज आपस में कोऑपरेट करती हैं। एक तरीके से इनके जो सोशल रियलिटी है या जो सोशल प्रोसेस है दोनों का, वो कोऑपरेटिव है, राइट। दोनों सेम आइडियोलॉजी पे, जैसे कि कैपिटलिज्म, आपने कैपिटलिज्म सुना होगा ना, कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन सब पे ये कॉमन इनकी आइडियोलॉजी है। तो इसको भाई क्यों खतरा होगा? इतना नहीं है। वहीं पर नॉर्थ कोरिया की आइडियोलॉजी अलग हो जाती है, कम्युनिज्म बेस्ड है। तो नॉर्थ कोरिया की जो आइडियोलॉजी है उससे ज़्यादा खतरा है। तो यहाँ पर अलेक्जेंडर वेंट ये बताना चाह रहे हैं आपको कि अगर हम मटीरियल फैक्टर्स या मटीरियल फोर्सेस देखें यहाँ पर, तो इसके पास तो 500 न्यूक्लियर वेपन्स है ब्रिटेन के पास, बट फिर भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को सबसे बड़ा थ्रेट नॉर्थ कोरिया से है। मान लीजिए उसके पास 5 न्यूक्लियर वेपन्स है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के रूप में, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, आप ऐसे मत सोचिएगा कि एग्जैक्ट फिगर है। ये आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए है कि किस तरीके से जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं वो कितना ज्यादा मैटर करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। गेटिंग इट? तो ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया जिससे कि आपको थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अब हम थोड़ा सा एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इस कंसेप्ट का देख लेते हैं कि जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, ये टर्म क्वाइन किया गया था इंटरनेशनल रिलेशन में निकोलस ग्रीनवुड ओनुफ के द्वारा। इनकी इंपॉर्टेंट बुक थी वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग। पूरी बुक का नाम, कंप्लीट जो बुक, इस बुक का कंप्लीट नाम है पूरा वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग, रूल्स एंड रूल्स इन सोशल थ्योरी एंड इंटरनेशनल रिलेशन, जो 1989 में पब्लिश होती है। जनरली इसको शॉर्ट फॉर्म के रूप में जाना जाता है वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग, जो ओनुफ के द्वारा लिखी गई, और इसी में इन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म जो टर्म था उसको क्वाइन किया था। जबकि जो अलेक्जेंडर वेंट हैं, जिनका एग्जाम्पल हमने अभी देखा, इन्होंने अपनी एक आर्टिकल लिखा था 1992 में, अनार्की इज व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट। इसमें इन्होंने सोशल या जो कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी है इंटरनेशनल रिलेशन में, उसको डिटेल में डेवलप किया था। इनकी एक और इम्पॉर्टेंट बुक है 1999 में पब्लिश होती है, सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स विच पॉपुलराइज्ड कंस्ट्रक्टिविज्म इन IR इनकी। ओके तो यहाँ पर आप देखोगे कि अलेक्जेंडर वेंट का ह्यूज कंट्रीब्यूशन है कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी या जो कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है इंटरनेशनल रिलेशन में, उसको डेवलप करने पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस थी इस थ्योरी को डेवलप होने पे। अब एक बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, स्कॉलर्स जो पॉलिटिकल स्कॉलर्स हैं उनके हमने पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर कंसीडर कर लिए। अब हम आ जाते हैं थीम पर। जो की कंसेप्ट या आइडियाज हैं विद इन द कंस्ट्रक्टिविज्म वो क्या क्या हैं उसको
इसको डिटेल में अब समझते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिंपल सा आपको इतना याद रखना है कि जिस तरीके से हम एक घर का कंस्ट्रक्शंस करते हैं उसमें बहुत सारे मटेरियल फैक्टर्स लगते हैं। आपकी सीमेंट लगती है, आपकी ईंट लगेगी, वहाँ पर हो सकता है मिट्टी भी लगे उसको बराबर करने पे, या टाइल्स लगते हैं, पत्थर लगते हैं, राइट, या वुडन का काम होता है। तो बहुत सारे मटेरियल फैक्टर्स हो गए। नॉन मटेरियल फैक्टर्स क्या हो जाएंगे वहाँ पर कि भाई आप डिज़ाइन बना रहे हो उसकी, आपके दिमाग में एक आइडिया है कि आपका घर एक ऐसा दिखना चाहिए, उसका शेप ऐसा दिखना चाहिए, उसका ओवरऑल लुक ऐसा दिखना चाहिए, उसका कलर ऐसा दिखना चाहिए, वो आपके दिमाग में आइडियाज़ हैं, तो वो नॉन मटेरियल फैक्टर्स हो गए। इसी तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन में जितनी भी थ्योरीज हैं, की कंसेप्ट हैं, वो मटेरियल फैक्टर्स के साथ साथ जो नॉन मटेरियल फैक्टर्स हैं उनके द्वारा भी प्रभावित होती हैं, जैसे कि वेरियस आइडेंटिटीज़, नॉर्म्स हो गए, कल्चरल वैल्यूज हो गए, आइडियोलॉजी हो गई, इन सब से भी प्रभावित होते हैं। ये बेसिक सी मीनिंग है। की कंसेप्ट में आ जाते हैं ताकि हम और डेप्थ में अंडरस्टैंड कर सकें कंस्ट्रक्टिविज्म को। पहला की कंसेप्ट है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। सो कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कॉलर्स हैं, वो उनका मानना है कि इंटरनेशनल रिलेशन में जो रियलिटी है ना, ये कोई ऑब्जेक्टिव या फिक्स्ड एंटिटी नहीं है, राइट। इंटरनेशनल रिलेशन में जो रियलिटी है इसको सोशली कंस्ट्रक्ट किया जाता है। सोशली कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, जैसे एक तरीके की आइडियोलॉजी को प्रमोट किया जाता है और इस आइडियोलॉजी के फेवर में हम दुनिया भर में प्रचार करेंगे और उनसे सपोर्ट करेंगे। जैसे कि आपको याद होगा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में जब कोल्ड वॉर हो रहा था, तो कोल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ था, दो आइडियोलॉजी को लेकर टेंशन चल रही थी। एक तरफ जो आपके कैपिटलिज्म के सपोर्टर थे जो लिबरल आइडियोलॉजी को कर रहे थे, दूसरी तरफ आपके कम्युनिज्म थे। ओके, तो आप देखोगे कि ये दो आइडियोलॉजी में बैटल चल रहा था आइडियोलॉजी में। तो इसी तरीके से कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट कहते हैं कि जो रियलिटी है ना, इसको सोशली कंस्ट्रक्ट किया जाता है बेस्ड ऑन दी शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग्स, मीनिंग्स एंड नॉर्म्स। जैसे यूरोपियन कंट्रीज जिन्हें हम वेस्टर्न वर्ल्ड कहते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड की शेयर आइडियोलॉजी क्या थी, कैपिटलिज्म, और उन्होंने यूनाइटेड होकर उसको एक रियलिटी बना दिया कि भाई यही बेस्ट गवर्नेंस सिस्टम होता है, डेमोक्रेसी ही बेस्ट सिस्टम है गवर्नेंस का। उसी तरीके से आप देखोगे कि जो नैम कंट्रीज थी जिन्हें हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के नाम से जानते हैं, आपने ये पढ़ा होगा इंटरनेशनल रिलेशन में, तो नैम कंट्रीज या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो थी जिसमें डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थी, इन्होंने नैम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एक रियलिटी बनाई, एक थ्योरी, एक कंसेप्ट बनाया। ये सोशली कंस्ट्रक्टेड था बेस्ड ऑन दी शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग्स, मीनिंग्स एंड नॉर्म्स। गेटिंग इट? तो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी का बेसिक मतलब ये है कि देश जितने भी दुनिया भर में कंट्रीज हैं उनके बिलीफ, एक्टर्स का यहाँ पे मतलब होता है डिफरेंट कंट्रीज, उनके बिलीफ्स, वो किस चीज़ पे विश्वास करते हैं, उनकी आइडेंटिटीज़ क्या हैं, उनकी पहचान क्या है, राइट। इसके बाद से उनके परसेप्शंस क्या है, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, उनका ओपिनियन क्या है, वो उनका बिहेवियर शेप करते हैं और इसी बिहेवियर के आधार पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये देश इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से। गेटिंग इट? तो अब देखो, जैसे प्रेजेंट में एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अभी आपने यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूएसए चाइना ट्रेड सुना होगा आपने, यूएसए चाइना ट्रेड वॉर। अब आपको पता है कि यूएसए और चाइना की जो आइडियोलॉजी हैं, जो बिलीफ हैं, जो आइडेंटिटीज़ एंड परसेप्शन है, उनमें ज़मीन आसमान का अंतर है। ये कम्युनिज्म को सपोर्ट करते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, कैपिटलिज्म या डेमोक्रेसी बेस्ट गवर्नेंस सिस्टम होता है। तो इनकी आइडेंटिटीज़ एंड बिलीफ में डिफरेंसेस हैं। तो अब ये देखो, इनकी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर ही तो इनका बिहेवियर है, इनका ग्रुपिज्म है, इनका अलायंसेज हैं। तो ये सोशल जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट हैं, ये कहते हैं कि इंटरनेशनल जो रिलेशन है उसमें रियलिटी सोशली कंस्ट्रक्ट होती है। ये कोई ऑब्जेक्टिव एंड फिक्स्ड नहीं है, ये टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। जैसे लोगों का परसेप्शन चेंज होगा, रियलिटी चेंज हो जाएगी।
गेटिंग इट। जैसे कि पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हमने अपने इंडियन सोसाइटी में देखा होगा कि वुमेन को एजुकेशन नहीं दी जाती थी, वुमेन को एजुकेशन देना गलत समझा जाता था, ये एक पर्सपेक्टिव था, उस हिसाब से रियलिटी एग्जिस्ट करती थी। अभी प्रेजेंट में ये पर्सपेक्टिव या परसेप्शन चेंज हो गया कि भाई अभी ये है कि नहीं भाई वुमेन को एजुकेशन देना चाहिए, इससे कि फैमिली अच्छी भी बनती है और एक तरीके से वुमेन का जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से वुमेन को जो वायलेंस होता है उससे हम उसको बचा सकते हैं, जेंडर इक्वालिटी अचीव कर सकते हैं। तो टाइम के साथ में परसेप्शन चेंज हो गया, तो उसी आधार पर एक्शन चेंज होने लगे। अभी वुमेन को रिजर्वेशन मिलेगा बहुत जगह पे, वुमेन के एजुकेशन को सपोर्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, रियलिटी चेंज होती है सोशल कंस्ट्रक्शन के आधार पर। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया यहाँ पर? थोड़ा सा मैं इसे आई नो कि मैं इसे थोड़ा सा ज़्यादा ही गंदा कर देती हूँ, ओके थोड़ा सा क्लीन कर दूं ताकि आपको ये समझ में आए। ओके सो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट की कंसेप्ट या क्या है आपका, नॉर्म्स एंड रूल्स। हमने स्टार्टिंग से ही देखा कि कंस्ट्रक्टिविज्म में जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है आईआर का, इसमें नॉर्म्स एंड रूल्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके तो जो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं ये कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन में जो स्टेट के बिहेवियर हैं उनको एक तरीके से बांध दिया जाता है कुछ एक्सपेक्टेशंस या स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर से, जिन्हें हम आप जो ये एक्सपेक्टेशंस या स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर होते हैं ये गाइड करते हैं स्टेट के एक्शंस को। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इंटरनेशनल रिलेशन में जब कंट्रीज एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं तो कुछ बेसिक प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, कुछ बेसिक नॉर्म्स एंड रूल्स बनाए जाते हैं कि भाई हर एक कंट्री को ये बेसिक नॉर्म्स एंड रूल्स को फॉलो करना है। ओके सो इस अब ये आपके जो जो नॉर्म्स एंड रूल्स हैं ये टाइम के साथ साथ चेंज भी होते रहेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप थोड़ा बहुत भी इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरेस्ट रखते हो तो आपने देखा होगा कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जैसे यूरोपियन कंट्रीज ये ह्यूमन राइट्स को बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्रायोरिटी में रखते हैं। तो जब इंडिया का बहुत सारे प्रोडक्ट बनकर इनके कंट्रीज़ में जाता है इनकी मार्केट्स पे, तो इसमें बहुत सारे टैक्सेस लगाते हैं, कस्टम ड्यूटीज़ लगाते हैं, और एक नॉर्म्स इनका ये भी रहता है कि भाई इंडिया में चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा होता है और हम चाइल्ड लेबर के खिलाफ है, तो हम ये आप पर इसके आधार पर एक टैक्स लगाएंगे, एक ड्यूटी लगाएंगे, जिससे कि आपका प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा और हमारी मार्केट में कॉम्पिटिट नहीं कर पाएगा। ये उसके पीछे का कारण होता है। ओके तो इसी तरीके से जो जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो दुनिया भर के कई सारी कंट्रीज में इंटरवेंशन करती हैं इन द नेम ऑफ ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। जैसे कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जैसे बहुत सारे कंट्रीज़ में इंटरफेयर करता है, चाहे वो बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज़ उठाकर आप देख लीजिए, अफगानिस्तान उठाकर देख लीजिए, कहते हैं कि ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं, या न्यूक्लियर जो प्रोलिफरेशन हो रहा है उसके आधार पर या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर ये वहाँ पर इंटरवेंशन करते हैं। तो जो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं ये कहते हैं कि जो नॉर्म्स एंड रूल्स जो बनाए जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, ये एक तरीके से कुछ स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर है जो स्टेट के एक्शन को गाइड करता है। अगर इन स्टैंडर्ड्स या नॉर्म्स एंड रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता तो उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाता है। अब आपको पता है ना कि ये नॉर्म्स एंड रूल्स किस आधार पर बनेंगे, कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज होंगी, उनके इंटरेस्ट, उनकी आइडेंटिटीज के आधार पर बनेंगे। ओके तो नॉर्म्स एंड रूल्स का बहुत बड़ा रोल होता है इंटरनेशनल रिलेशन में, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी कहते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिटी एंड इंटरेस्ट। कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी जो थ्योरिस्ट हैं वो कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन में जो आइडेंटिटी है इसका बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो सिग्निफिकेंस है आइडेंटिटी का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो आइडेंटिटी है यही स्टेट के या कंट्रीज़ के बिहेवियर को शेप करता है। अब ये आइडेंटिटीज़ डेवलप कैसे होती हैं, सेल्फ परसेप्शंस क्या हैं, वैल्यूज़ क्या हैं, आइडेंटिटीज़ क्या हैं। सिंपल से जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल इंडिया हम कहते हैं कि हम बहुत सारे जैसे हम फिलोसॉफिकल टर्म्स है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है यहाँ पर, जो हम करते हैं वसुधैव कुटुंबकम जैसे फॉर एग्जांपल,
कि पूरा दुनिया एक एक फैमिली की तरीके से, पूरा वर्ल्ड एक फैमिली है। हम हमारी एक फिलॉसफी है इंडिया के, आप फॉरेन पॉलिसी में देख लीजिएगा, बहुत जगह आपको ये देखने को मिल जाएगी, वसुधैव कुटुंबकम। ये हमारी इंडिया की एक वैल्यू, हमारे वैल्यू सिस्टम के रूप में काम करती है। तो इस तरीके की जो आइडेंटिटीज़ हैं ये हम इन्फ्लुएंस करते हैं स्टेट के इंटरेस्ट एंड एक्शंस को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। अब ये आइडेंटिटीज़ शेप कैसे होती हैं? हमारे हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस से, हमारी कल्चरल वैल्यूज़ के द्वारा और इंटरैक्शंस के द्वारा भी विद दी अदर स्टेट्स के साथ। जैसे जैसे हम इंटरेक्शन करते हैं ये उसके आधार पर शेप होती रहती है। ओके, सो कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं कि जैसे ही ये आइडेंटिटी चेंज होगा, स्टेट्स के बिहेवियर एंड पॉलिसीज में चेंजेस आ जाएंगे। ओके, अगर ये आइडेंटिटी सिमिलर रहती है तो ये आपको यही कॉमन बिहेवियर देखने को मिलेगा। जैसे ही ये आइडेंटिटी चेंज होगी, आपका ये जो स्टेट्स के बिहेवियर पे चेंजेस देखने को मिलेंगे, इंटरेस्ट पे। सिंपल से इस पॉइंट को आप ऐसे समझ सकते हो, इंडिया में, जैसे इंडिया का हम एग्जाम्पल लें, अभी मैं ये नेशनल लेवल का एग्जाम्पल ले रही हूँ, ये यहाँ पर जबकि हम बात क्या कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल का ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आइडेंटिटी और इंटरेस्ट। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, एक तरफ रसिया है। एक टाइम ऐसा था जब इंडिया के रसिया के साथ में बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप, हालांकि क्लोज रिलेशनशिप अभी भी है, बट अमेरिका के साथ हमारे रिलेशनशिप इतने स्ट्रांग नहीं थे जितने कि अभी प्रेजेंट में आपको 2023 में देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली मोदी गवर्नमेंट के दौरान। तो ये इंटरेस्ट के आधार पर ये चेंजेस हो रहे हैं, बिहेवियर। आप बिहेवियर को समझो, अभी प्रेजेंट में यूनाइटेड ऑफ स्टेट ऑफ अमेरिका और इंडिया के जो बायलैटरल रिलेशन है, इसमें आपको काफ़ी क्लोजनेस देखने को मिलेगी। तो ये जो शिफ्ट आया है स्टेट बिहेवियर में, ये जो शिफ्ट आया है पॉलिसी चॉइसेस में, ये क्यों आया है? क्योंकि हमारे इंटरेस्ट चेंज हुए हैं। अब यूनाइटेड ऑफ स्टेट ऑफ अमेरिका ऑल ऑफ सडन इंडिया को इतना साथ लेकर क्यों चल रहा है, या इंडिया के साथ बायलैटरल रिलेशन को मजबूत करने पे इतना क्यों विलिंगनेस दिखा रहा है? बहुत सारे अपने इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। एक नेशनल इंटरेस्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो है चाइना का जिस तरीके से एक्सपेंशन हो रहा है। ओके, चाइना के जिस तरीके से ग्रो कर रहा है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, उसको कहीं ना कहीं कंटेन करने के लिए और चाइना को एक तरीके से टारगेट करने के लिए, इंडो पैसिफिक एरिया में अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए आप देखोगे कि यूएसए इंडिया के क्लोज आ रहा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिससे कि आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से जो नेशनल इंटरेस्ट और आइडेंटिटी में चेंज होने से जो नेशन स्टेट्स हैं, जो कंट्रीज़ हैं, उनके बिहेवियर में चेंजेस कैसे आते हैं। जब बिहेवियर में चेंजेस आएंगे तो ऑब्वियसली सी बात है पॉलिसी चॉइसेस भी बदलेंगी। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो। इंडिया की जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी उसको हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दिया 2014 में, जब मोदी गवर्नमेंट आती है तब। तो ये सब चेंजेस कैसे आते हैं, ये शिफ्ट कैसे आते हैं पॉलिसी चॉइसेस में, या स्टेट्स के बिहेवियर कैसे हो रहे हैं, ये बेस्ड है आइडेंटिटी और नेशनल इंटरेस्ट पे। ओके, बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया आपका एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी पे बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं हम एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज सोशल इंटरैक्शन। सोशल इंटरेक्शन आप अपने पर्सनल लेवल पे देखो, आप सोसाइटी में जाते हो, अपने फ्रेंड से इंटरेक्ट करते हो, अपनी फैमिली से इंटरेक्ट करते हो, तो कुछ आपकी बातें हैं जो आपकी फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स को इन्फ्लुएंस करेंगी, बहुत सारी ऐसी बातें भी होंगी जो आप भी इन्फ्लुएंस होंगे इन लोगों से, और उससे क्या होगा, आपके बिहेवियर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। आप कुछ सीखेंगे, कुछ उन्हें शेयर करेंगे, वो आपसे सीखेंगे, इस तरीके से हमारे बिहेवियर शेप होते हैं। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन में जो ये कम्युनिकेशन है, जो इंटरेक्शन की प्रोसेस है, ये स्टेट के या जो कंट्रीज़ हैं उनके बिहेवियर को शेप करती हैं और एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप करती हैं। अब इसके बहुत सारे तरीके होते हैं इंटरेक्शन के, डिप्लोमेसी, निगोसिएशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जो समिट्स होती हैं, ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके द्वारा जो कंट्रीज़ हैं वो इंगेज होती हैं डायलॉग में एक दूसरे के साथ में, और ये डायलॉग के बाद उन जो कंट्रीज़ हैं उनमें शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप होती है और ये उन कंट्रीज़ के बिहेवियर को शेप करते हैं।
गेटिंग इट? जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आपको, जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इंडिया के अभी प्रेजेंट के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, इनका इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, इनके निगोशिएशंस काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, तो इनके बीच की एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है और ये इनके बिहेवियर्स को चेंज कर रही है, इनको क्लोज ला रही है। ओके, ये चीज़ हो गई आपके यहाँ पर। इसी तरीके से एजेंसी और स्ट्रक्चर की बात करें तो कंस्ट्रक्टिविज्म में जो थ्योरिस्ट हैं वो कहते हैं कि जो 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 एजेंसी ऑफ एक्टर्स हैं इंटरनेशनल आउटकम्स को शेप करने में वो बहुत इम्पॉर्टेंट रखती हैं, और इस एजेंसी के साथ साथ में जो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस एजेंसी और स्ट्रक्चर के रिलेशनशिप में अगर आप देखा जाए तो कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं कि जो एक्टर्स हैं, एक्टर्स क्या होते हैं, जो देश, जो कंट्रीज होती हैं उनको एक्टर्स हम बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशन पे। ओके, तो जो एक्टर्स हैं ये सिर्फ पैसिव रेसिपेंट्स नहीं है एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स एंड नॉर्म्स के। जैसे मान लीजिए एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर एंड नॉर्म्स क्या हो गया, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ग्लोबल ट्रेड को लेकर बहुत सारे नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस हैं, राइट? ग्लोबल ट्रेड को लेकर बहुत सारे नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो ये जो गवर्नेंस सिस्टम है, ये जो स्ट्रक्चर्स एंड नॉर्म्स है, इसको कंट्रीज पैसिव वे पर एक्सेप्ट नहीं करती हैं कि भाई हाँ ठीक है, WTO ने कुछ नॉर्म्स एंड रेगुलेशन बना दिया, इधर USA ने हाँ बोल दिया, एक्सेप्ट कर लिया, इधर इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया, चाइना ने एक्सेप्ट कर लिया, सारी कंट्रीज ने एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा नहीं होता, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी कहते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी कहते हैं कि ये जो वेरियस एक्टर्स हैं ना, चाहे वो USA हो, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, ये इन्फ्लुएंस करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन, इस स्ट्रक्चर्स की फंक्शनिंग को और इस स्ट्रक्चर्स के द्वारा बनाए गए नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस को। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबल ट्रेड को लेकर किस तरीके के मैकेनिज्म्स बना रहा है, किस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहा है, ये प्रभावित किया जाता है इन देशों के नेशनल इंटरेस्ट के द्वारा। ओके, ये कंट्रीज आपस में सबमिट करेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए क्लाइमेट चेंज को लेकर आप रिसेंट में बहुत सारे एग्रीमेंट्स एंड निगोशिएशंस होते रहते हैं, जैसे पेरिस एग्रीमेंट हुआ था अभी हाल ही पे। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गए। तो ये जो क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे नॉर्म्स बनाए जा रहे हैं, एग्रीमेंट्स बनाए जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि देश इनको बस चुपचाप बैठे हैं, ग्लोबल लेवल पे बना दिया गया और सभी ने एक्सेप्ट कर लिया। नहीं, ये सारे कंट्रीज जाते हैं, समिट में पार्टिसिपेट करते हैं, अपने अपने ओपिनियंस रखते हैं, ओके, इंटरैक्शंस करते हैं, और उस इंटरैक्शन, उस प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें होते हैं। कई देश में क्या होगा कि वो कंटेस्टेशन होगा, मतलब एग्री नहीं करेंगे। जैसे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो कहेंगे कि भाई क्लाइमेट चेंज के जो टारगेट हैं वो हम पे बहुत ज़्यादा बर्डन डाल रहे हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन, ये सारी कंट्रीज़ ने तो अपना डेवलपमेंट कर लिया है, हम तो कर नहीं पाए हैं, तो हमारा तो जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो तो एमिशन होगा उनका। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। राइट, अब फिर उसमें क्या करेंगे, परसुएशन होगा कि भाई मैक्सिमम बेनिफिट हमारे फेवर में आए, इस तरीके की चीज़ें होंगी। तो एक्टिवली, ये पैसिव नहीं है, क्या है, ये कंट्रीज एक्टिवली इंगेज होती हैं इस पूरी प्रोसेस में, जो प्रोसेस के द्वारा डिफरेंट नॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। समझ में आ गया कि एजेंसी और स्ट्रक्चर्स वाला पॉइंट क्या है? तो ये था सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी, जिसमें हमने बहुत सारे की कंसेप्ट देखे। कंक्लूड करें अगर हम आज के इस डिस्कशन को, तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिविज्म एक ऐसा थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है इंटरनेशनल रिलेशन को समझने का, जहां पर रोल ऑफ आइडियाज, नॉर्म्स एंड सोशल इंटरेक्शन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, और ऐसा माना जाता है कि जो आइडियाज़, नॉर्म्स एंड सोशल इंटरेक्शन है ये स्टेट के बिहेवियर्स को शेप करती हैं, और इसी के आधार पर हमें आउटकम्स देखने को मिलते हैं, रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। ओके, सो फर्दर ये क्या कहते हैं कि सिर्फ आपको मटेरियल पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देखना है, आपको वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देखना है, आपको जियोग्राफिकल कंडीशंस नहीं देखनी है जब भी आप स्टेट के बिहेवियर को एनालाइज करो या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एनालाइज करो। यहाँ पर ज़रूरत है आपको आइडियाज़, आइडेंटिटीज, नॉर्म्स एंड सोशल इंटरैक्शन को भी फैक्टर्स के रूप में कंसीडर करो जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशन
को स्टडी करते हैं या इंटरनेशनल रिलेशन में स्टेट के बिहेवियर को एनालाइज करते हैं, तो ये भी फैक्टर्स को हमें ध्यान रखना चाहिए। जबकि जो ट्रेडिशनल थ्योरीज हैं उसमें इन सारे फैक्टर्स को एक्नॉलेज नहीं किया गया था, ओवरलुक किया गया था। वहां पर सिर्फ मटेरियल पावर, वेल्थ एंड जियोग्राफिकल कंडीशन को प्रायोरिटाइज किया गया था। समझ में आ गया कि क्या डिफरेंस है? तो कंस्ट्रक्टिविज्म ऑफन एक लाइन बोलते हैं जैसे कि दैट एक्शंस, इंटरैक्शंस एंड परसेप्शंस शेप रियलिटी इन इंटरनेशनल रिलेशंस, कि किस तरीके एक्शंस, इंटरैक्शन एंड परसेप्शंस। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके द्वारा हम पूरी इस आज की डिस्कशन को कंक्लूड कर रहे हैं। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा गाइस। पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड आपको लेक्चर्स मेरे इस चैनल पर मिलते रहेंगे। इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करिएगा। अगर आपको करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक का एनालिसिस देखना है तो आप मेरा दूसरा चैनल फॉलो कर सकते हैं, दैट इज़ चैट पोस्ट। वहाँ आप चैट पोस्ट सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा ये चैनल, और वहां पर हम करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक पर ऐसे ही एनालिसिस करते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी लव एंड सपोर्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।